Okay, so we are going to start with applied history in Maharashtra State Board syllabus। भाई साहब आपका जो हिस्ट्री का एक चैप्टर है उसमें हम हिस्ट्री का एप्लीकेशन देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हाउ इज बेसिकली हिस्ट्री अप्लाइड, ठीक है। सो अप्लाइड हिस्ट्री क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब? व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। तो देखो हिस्ट्री को जब हम जानते हैं तो कहाँ से जानते हैं? रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, फिर केव पेंटिंग्स होती हैं, पुराने पैलेसेस होते हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुराने मंदिर होते हैं, ठीक है, पुराने मॉस्क्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तभी हम हिस्ट्री के बारे में जान कर पाएंगे, ठीक है। कोई अगर जाकर वहाँ पे वैसा गंदगी फैला देगा या उसको डैमेज कर देगा, सो वी विल नॉट बी एबल टू डेसिफर हिस्ट्री। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल दीज places of historical importance be maintained properly। तो इसी में हम बोलते हैं भाई साहब अप्लाइड हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जहाँ पे हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को मेंटेन करके रखते हैं। सो दीज आर बेसिकली मेंटेन, ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट। What is applied history? Applied history or public history, field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम भाई साहब बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड द फ्यूचर टाइम्स। तो फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary, अभी प्रेजेंट का प्लस फ्यूचर टाइम्स का जो बेनिफिट है उसको मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। History provides guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning। हिस्ट्री को क्यों समझना है, ठीक है। देखो हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं घटी हैं क्योंकि हमारा जो है ना एक सोशल सेटअप है, हमारा एक सामाजिक सेटअप है, हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स चेंज हुए हैं, लेकिन हमारा जो एक दूसरे के साथ सोशल कनेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। सोशल कनेक्ट का जरिया चेंज हुआ है। पहले भाई साहब चिट्ठी पत्र से करते थे, अभी हम मोबाइल, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल ये सब से कर रहे हैं, लेकिन जो आपका और मेरा इंटरेक्शन है वो सेम ही है। इंटरेक्शन के तौर तरीके बदल गए हैं, ठीक है। सो अभी अगर सोशल इंटरेक्शन हमारे मतलब पूरे हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स मतलब समझ लो अगर हिटलर के टाइम पे भाई साहब उन्होंने तानाशाही की, ही बिकेम अ डिक्टेटर एंड ही बेसिकली स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द ज्यूज। फिर भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने, फिर वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला। तो अगर हमें कोई ऐसा लीडर उभरता हुआ दिख रहा है जो इस तरीके की चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा है जो हिटलर ला रहा था, सो इट शुड बी अलार्मिंग फॉर अस कि वी आर हेडिंग फॉर डूम एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये हिस्ट्री से हम पैरेलली मतलब अच्छा हिटलर ने ये सारी चीज़ें की थी, ये लीडर भी ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो देर इज़ अ वेरी मच हाई पॉसिबिलिटी दैट आवर सोसाइटी विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट वॉज देयर इन हिटलर्स टाइम एंड वी आर हेडिंग फॉर डूम एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हिस्ट्री इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री तो मतलब बीता हुआ समय का हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बीते हुए समय को पढ़कर जानेंगे क्या? बीते हुए समय को जो भी चेंजेस हमारे सोशल एनवायरनमेंट में हुई हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दौर में और अभी करंट दौर में उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। सो हिस्ट्री प्रोवाइड्स गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, जो अभी के सोशल इश्यूज हैं, एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग में इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए पब्लिक हिस्ट्री कनेक्ट्स पीपल टू हिस्ट्री, ठीक है। जो पब्लिक हिस्ट्री है वो भाई साहब पीपल को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। ओह सृष्टि कुमारी, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर कर्नाटका एज सेंटर ऑफ फॉर पब्लिक हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री भाई साहब यहाँ पे मेंटेन होती है, ठीक है। पब्लिक हिस्ट्री कनेक्ट्स पीपल टू हिस्ट्री, ओके। अप्लाइड हिस्ट्री फिलॉसफी, भाई साहब फिलॉसफी स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। अभी देखो फिलॉसफी मतलब सेंट्रल थीम ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। अलग अलग फिलॉसफीज पे बेस्ड करके अलग अलग सोसाइटियल स्ट्रक्चर्स में अलग अलग सोसाइटीज़ का निर्माण हुआ है, ठीक है। हर एक का एक अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है, हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो फिलॉसफी स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। तो ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं, ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, और क्या बेनिफिट्स मिले हैं हमको हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये फिलॉसफी है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आप सोमवार के दिन मंदिर जाते हैं, क्या इसका हिस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन है?
आप सोमवार के दिन समझ लो शिव जी पे पानी चढ़ाने जाते हैं या दूध चढ़ाने जाते हैं और रेगुलरली जाते हैं, क्या इसका हिस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि आपके पूर्वज या जो पहले के लोग थे वो इस प्रथा को करते आ रहे थे, तो आपने भी इस प्रथा को अपने जीवन में कायम रखा है। तो इट इज़ बेसिकली अ फिलॉसफी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ दैट यू हैव अडॉप्टेड बिकॉज यू नो इन हिस्ट्री योर एंसेस्टर्स डिड द सेम। ठीक है, तो यस देयर इज अ कनेक्शन। ठीक है, so in order to understand their origin, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical development, the knowledge of history proves useful। तो इसके लिए knowledge of history बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ये आइडियोलॉजी स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये प्रथा स्टार्ट हुई, इस प्रथा का मतलब एडवांटेज क्या है, all these are things which we need to consider। ठीक है, philosophy uses language एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिलॉसफी भाई साहब क्या करता है? लैंग्वेज को यूज करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फिलॉसफी होती क्या है? वे ऑफ लाइफ है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, जीवन के सिद्धांत। तो अलग अलग धर्मों में या अलग अलग प्रथाओं में अलग अलग तरीके से जीवन को देखा गया है। ठीक है, सो मतलब जीवन के सिद्धांत अलग अलग धर्मों में अलग अलग वे ऑफ लाइफ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो फिलॉसफी यूजेस लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन। तो बहुत जरूरी है कि हमको नॉलेज हो किसका? हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज का, टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन। मतलब लैंग्वेज की भी एक हिस्ट्री होती है, फिलोसफी की भी एक हिस्ट्री होती है, साइंस की भी एक हिस्ट्री होती है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भी एक हिस्ट्री होती है, सिविक्स की भी एक हिस्ट्री होती है, और खुद हिस्ट्री की भी एक हिस्ट्री होती है। अब अगर आप समझ लो साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपने जैसे पढ़ा कि भाई साहब डाल्टन ने आकर एटॉमिक थियरी दी, वो गलत सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, फिर वो भी गलत सिद्ध हुई। तो रदरफोर्ड ने आकर भाई साहब बोला कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। सो आरंट यू स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ साइंस? आप जब एक तरह से क्या कर रहे हैं, अभी आपके सामने जो एटॉमिक मॉडल है वो ऐसे आसमान से नहीं गिरा, उस पर बहुत सारे सालों तक एफर्ट्स चलता रहा है। कोई साइंटिस्ट पहले कुछ सालों तक सही रहा, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने आकर उसको डिसअप्रूव कर दिया, फिर वो कुछ सालों तक सही रहा, फिर तीसरे साइंटिस्ट ने आकर उसको डिसअप्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप हिस्ट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, यू आर अडॉप्टिंग हिस्ट्री इन एवरी स्फीयर। ठीक है, इसी तरह से फिलॉसफी में भी, फिलॉसफी मतलब जीवन के सिद्धांत, जीवन के सिद्धांतों में भी आप हिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं, यू बेसिकली अडॉप्ट हिस्ट्री। फिलॉसफी यूजेस लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री ऑफ नॉलेज को रखें टू अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन। साइंस में भाई साहब क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरीज, इट इज एसेंशियल टू नो द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि डाल्टन ने एक टाइम पे क्या किया, हिस्ट्री मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया, किस टाइम पे? 18th सेंचुरी में। उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, लेकिन रदरफोर्ड के आने तक बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी। तो अगर डाल्टन को भी ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मिली होती तो शायद उसने भी डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उसको जितना मिला उसमें उसने इतना थियरी दिया। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्रोनोलॉजी में हम हिस्ट्री को पढ़ें। तो फिलॉसफी को समझने के लिए भी हिस्ट्री की ज़रूरत है। आज आप जितनी भी प्रथाएं फॉलो कर रहे हैं, जीवन के जितनी भी सिद्धांतों को आप बिलीव करते हैं, वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अगर समझ लो मैंने बोला कि अपने मम्मी पापा का देखभाल आपको करना चाहिए, ठीक है, व्हेन दे टर्न ओल्ड यू शुड बेसिकली टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, फाइनेंशियली एंड फिजिकली एज वेल। तो ये कहाँ से आ गया? अकस्मात तो नहीं आया, ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके लाइफ में शांतिपूर्ण वातावरण रहा है, या उनके बच्चों का भला हुआ है, या उनका भाई ये एक सोशल ट्रेंड है ना। ऐसे ही मैंने बोल दिया तो तुम नहीं मान लोगे, क्या ये पहले से होता आया है? अगर होता आया है और अच्छा हुआ है समाज का तो ये अच्छा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम उसको मानेंगे। ठीक है, तो जैसे फिलॉसफी में हिस्ट्री का एक कंट्रीब्यूशन है, वैसे ही साइंस में भी हिस्ट्री का एक कंट्रीब्यूशन है। हम फेल्ड थियरीज इन साइंस को भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अटेम्प्ट था, भले ही उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें थी उन चीज़ों को समेट कर हमने, जैसे हम लोग आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पहले भाई साहब आए डोबेनिया का ट्रायड, ठीक है, उसके बाद आया भाई साहब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर आया भाई साहब मेंडलीव लॉ। तो ये सारे लोगों ने क्या किया है? सारे लोग गलत थे,
सारे लोग गलत थे, लेकिन ये छोटे छोटे गलत स्टेप्स लिए गए तभी हम सही तक पहुंच पाए, ठीक है। सो ऑल दीज वे स्टेप्स, ठीक है। सो इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में साइंटिफिक डिस्कवरीज को पढ़ते हैं कि कैसे हम आज जिस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं या जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं या जिस चीज को हमने मान और जान लिया है वो कहां से आया, ठीक है। इसमें हिस्ट्री जुड़ी होती है। इन्वेंशंस एंड थियरीज, इट इज एसेंशियल टू नो द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इट इज वेरी एसेंशियल टू नो द हिस्ट्री ऑफ साइंस। हिस्ट्री लेट्स one understand the cause effect chain that led to those discoveries and inventions and facilitates more such discoveries, ठीक है। तो cause क्या है, effect क्या है और इससे क्या discoveries हुई, मतलब जैसे अगर आप देखोगे cause और अगर ये हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये चेन को समझना जरूरी है और इसी से डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होते हैं एंड फैसिलिटेट्स मोर सच डिस्कवरीज, और इससे और ज़्यादा डिस्कवरीज को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। Technology, the history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodity production, architecture, engineering, etc. ठीक है। So आपका history of technology क्या करता है भाई साहब, helps in understanding the changes, जो भी changes हुए and their causes in the field of agricultural production, agriculture के production में, commodity production, architecture, engineering, इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। जैसे आज की तारीख में भाई साहब एक टाइम था जब मतलब अगर आज से 50 साल पहले किसी को बोला जाता था कि भाई साहब आप खड़े खड़े किसी से बात कर सकते हो, किसी से चैट कर सकते हो जो अमेरिका में रहता है, तो शायद वो लोग बोलेंगे आप पागल हो, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में आप कर सकते हो क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट ये सब डेवलप हो चुका है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कैसी हुई है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। भाई साहब एक टाइम आया जब भारत में फूड क्राइसिस आ गया, मतलब हम पूरे पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था। तो हमने क्या किया भाई साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, वाइट रेवोल्यूशन लाया, जिससे हमने फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, इफ दे वेर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, वी वुड हैव स्टिल बीन डीलिंग विद फूड क्राइसिस टुडे, है ना। तो ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट बना है और हम डेवलप करते गए, हमने हाइब्रिड वैरायटीज बहुत सारी चीज़ों की बना ली हैं। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के हाइब्रिड वैरायटीज तो हमने बना ही लिए हैं, प्लस हमने अभी एनिमल्स की भी हाइब्रिड वैरायटीज बना ली हैं, चिकन हो गया या काऊ हो गया, जो भी हम कंज्यूम करते हैं इनके भी हाइब्रिड वैरायटीज बना लिए हैं, जिससे हमारा फूड क्राइसिस जो था अभी सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, एक मिनट, तो कमोडिटीज का प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैकेनाइजेशन मतलब कैसे मशीन्स आए और म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या क्या है भाई साहब साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, field of mutual social transactions and cultural interactions expands with the growth of industry and trade। तो इससे भाई साहब इंडस्ट्री और ट्रेड का ग्रोथ होने लगा भाई साहब, ठीक है। The nature of market and commerce changes continuously। तो आपका नेचर ऑफ मार्केट और कॉमर्स का भाई साहब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। Accordingly, changes are also seen in the nature of human relationships and the social organization। तो changes हमको दिख रहे हैं किसमें भाई साहब, human relationships में भी और social organizations में भी, ठीक है। ये सारे changes आपको दिख रहे हैं। To understand such types of changes, तो इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए, कॉमर्स में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब धंधे के वसूलों में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे धंधा करना है, क्या क्या इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने, तो field of mutual social transactions and cultural interactions expands with the growth of industry and trade। the nature of market and commerce changes continuously। तो जो चीज़ें आपके लिए कल important थी आज शायद ना हो, तो ये भाई साहब आपका कंटिन्यूस चेंज है कॉमर्स में और भाई साहब मार्केट में। अकॉर्डिंगली चेंजेस आर ऑल्सो सीन इन द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं आज की तारीख में, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पहले के टाइम पे भाई साहब विदाउट मैरिंग अ गर्ल एंड अ बॉय कैन नॉट स्टे टुगेदर, आज की तारीख में भाई साहब लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। तो सोशल चेंजेस काफ़ी आ गए हैं आपके, ठीक है। तो दीज आर ह्यूमन रिलेशनशिप्स विच हैव अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंज। जैसे पहले आज की तारीख में कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का। एक टाइम पे सिर्फ जॉइंट फैमिली हुआ करता था, पहले तो न्यूक्लियर फैमिली था ही नहीं, ठीक है। सो दीज आर न्यू कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्विंग
एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे पहले के टाइम पे भाई साहब, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आपके अलग अलग रीजंस के लिए फाइट करते थे। आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स हैं उन मुद्दों पे फाइट चल रही है, ठीक है। To understand such type of change, it becomes essential to study the history of culture, social organization and economic institutions। ठीक है, कल्चर की हिस्ट्री क्या रही है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे रहे, इन सब को पढ़ने के लिए हमको हिस्ट्री को जानना जरूरी है, ठीक है। Management studies includes the study of factors like the means of production, human resources, process of production, the chain of market and sales management। ठीक है, तो भाई साहब आपके जितने भी फैक्टर्स, मैनेजमेंट स्टडीज मतलब कैसे बड़े बड़े फर्म्स को मैनेज करना है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई साहब, क्या क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है, मतलब किनको आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किस प्रोसेस से आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, तो क्या चेन है और सेल्स मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। To understand these factors, it is necessary to have the knowledge of similar functional systems of the past। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अलग सिस्टम्स ऑफ द पास्ट को समझें, ठीक है। For healthy management, it is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing। ठीक है, तो हेल्दी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल। तो क्या क्या कैरेक्टर है लोगों का, मतलब क्या साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट ठीक से करना है, मतलब मैंने समझो भाई साहब यहाँ पे कुछ लेबरर्स को लगाए हैं, उनका साइकोलॉजी अलग होता है, ठीक है। भाई साहब काम करो, कर लिया, पैसा दो, ठीक है, रोज का। अगर मैंने कुछ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को लगाए हैं, उनका साइकोलॉजी अलग होता है, ठीक है। सो इस तरह से लोगों का साइकोलॉजी अलग होता है। फॉर हेल्दी मैनेजमेंट इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे लोगों का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग में अलग अलग होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस so that in present the management at various levels becomes easier। तो इसीलिए हिस्ट्री को जानना जरूरी है ताकि इस टाइम पे द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स, जो मैनेजमेंट है वेरियस लेवल्स पे वो इजी हो जाए, ठीक है, इट बिकम्स ईजियर। आर्ट्स में क्या हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है भाई साहब, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स एंड देयर फाउंडेशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, कैसे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स भाई साहब इवॉल्व हुए हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और कल्चरल ट्रेडिशन में कैसे ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, आर्ट फॉर्म्स। With the help of cultural history, we can understand the key to the expression in any art forms। क्या मतलब कोई अगर किसी आर्ट फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन यूज हुआ है, जैसे राजपूताना पेंटिंग अलग होता है, ठीक है, राजा रवि वर्मा का पेंटिंग एक अलग शैली में है, ठीक है, समझ लो कुछ फॉरेन पेंटर्स, तो एक स्टाइल होती है पेंटिंग की, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स आर देयर विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। तो अगर हमें किसी पेंटर्स जो लोग होते हैं, पेंटिंग को जो लोग एग्जामिन करते हैं, उनको कल्चरल हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, मतलब वो कल्चर के साथ पेंटिंग के स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हम बोलते हैं ना, दिस इज बेसिकली दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग, दिस इज दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो वो पेंटिंग को देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस पीरियड में ये पेंटिंग हुआ है, कौन से स्टाइल में ये पेंटिंग है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द की टू द एक्सप्रेशन, ठीक है, इन एनी आर्ट फॉर्म्स। जो भी एक्सप्रेशन यूज हुआ है, जो भी कलर यूज हुआ है, जो भी फॉर्मेट में बॉडी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, इमोशनल टेम्परमेंट ऑफ द आर्टिस्ट। तो उस दौर के आर्टिस्ट का जो इमोशनल टेम्परमेंट होगा वो भी हम समझ पाएंगे, एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म, और कैसे ये डेवलप हुआ है रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़, तो आपका भाई साहब ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब भाई साहब आपके ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम है। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में आपका इकोनॉमिक्स में आर्ट स्ट्रीम में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ना बीएससी, बीकॉम और बीए। तो बीए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम है, ठीक है। इसमें आप हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, दीज विल बी द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू विल बी स्टडिंग, ठीक है।
ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। जितने भी आपको डिसिप्लिन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सबकी ओरिजिन भाई साहब कहाँ पे थी? फिलोसफी भी, मतलब वे ऑफ लाइफ में। वेरियस डिसिप्लिन्स हैव थियोरेटिकल फाउंडेशंस बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियरीज। तो अलग अलग डिसिप्लिन्स के भाई साहब थियोरेटिकल फाउंडेशंस होते हैं एंड दीज आर बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियरीज। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो हमको सिर्फ हिस्टोरिकल नॉलेज से ही, ठीक है, इन डेवलपमेंट स्टेजेस को हम समझ सकते हैं, ठीक है। सो ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दीज डेवलपमेंट स्टेजेस। तो किस तरह से डेवलप हुआ है और किस स्टेजेस में ये डेवलप हुआ है, उसको लिए जानने के लिए हमको हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। दिस इज नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एट कामोटे में नहीं, ओके, Bangalore, okay. Dash is considered as the mother of science and of all subjects. Philosophy, ठीक है, okay. Explain the statement with reasons. आपकी ये सब भाई साहब प्रीवियसली आप बोर्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपका मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स। आपको भाई साहब आंसर लिखना है और आंसर को लिखते टाइम आप जो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, आपका जब आंसर चेक होता है ना, तो ये कीवर्ड्स पे ही होता है। आप एक पन्ने का आंसर लिखें या आधा पन्ने का आंसर लिखें, ये कीवर्ड्स उनमें होना चाहिए। तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज वन फ्रेज दैट यू वुड बी यूजिंग। पॉलिटिक्स, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इन सब में भाई साहब हिस्ट्री का योगदान रहा है, ठीक है। Applied history and our present. The visible and invisible relics of the past exist in the present. तो जो आप देख पा रहे हैं और जो आप नहीं देख पा रहे हैं, आपका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको चीज़ें दिख रही हैं और जिसमें शायद नहीं भी दिख रही हों, वो सारे आपके क्या हैं? रिमेन्स हैं। हिस्ट्री में ऐसा चीज़ चला आ रहा था, इसके लिए आप चीज़ों को ऐसे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स, कुछ चीज़ें विजिबल हैं भाई साहब, आपको दिख रहा है कि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। कुछ चीज़ों को आप जानते भी नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर विजिबल एंड सम ऑफ देम आर इनविजिबल। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन। हमारा हेरिटेज हमको किससे लिंक करता है भाई साहब? ओरिजिन से लिंक करता है, ठीक है। Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and makes it accessible to people. तो applied history करता क्या है? जितने भी आपके हेरिटेज की चीज़ें हैं, जैसे आप अगर देखोगे मुंबई में बहुत सारे बिल्डिंग्स को हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका एक हेरिटेज बिल्डिंग है। सो इट मीन्स दैट आप वहाँ पे रिपेयर्स कर सकते हो, लेकिन उस बिल्डिंग को तोड़वा कर नया नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए हिस्टोरिकल साइट। तो इन हेरिटेज स्ट्रक्चर से हमको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलता है, ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रिजर्वेशन, मतलब आप जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हो, मतलब उनकी देख रेख कर सकते हो, उनकी मेंटेनेंस कर सकते हो। एंड कंजर्वेशन, तो हमारे कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ऑफ आवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल, और लोग वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को देख सके, समझ सके और कल्चर से कनेक्ट हो सके, ठीक है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो लोग हेरिटेज मैनेजमेंट में होते हैं, कैसे किसी पेंटिंग को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, कैसे किसी मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व या कंजर्व करना है, कैसे किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को प्रिजर्व या कंजर्व करना है, ये सारा आपका आता है भाई साहब हेरिटेज मैनेजमेंट में। पीपल आर स्पेशली ट्रेन टू हैंडल दीज थिंग्स, कॉइन से लेकर स्टैम्प से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है, इनको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, दैट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट। So applied history is described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future, ठीक है। तो applied history में हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? is described as the understanding of our present, हमारे present की एक understanding with the help of history and finding the right direction for the benefit of our future, हमारे future के benefit के लिए right direction। तो कल्चरल हेरिटेज क्या हो जाएगा? इट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। ये ह्यूमन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज दैट कैन क्लियरली सी टू एग्जिस्ट, आप इसको देख सकते हैं एग्जिस्ट करते हुए, ठीक है। बिल्डिंग्स, एंशिएंट साइट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, ये आपके क्या हो गए भाई साहब? टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग्स, एंशिएंट साइट्स, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको आप देख सकते हैं।
ये हिस्ट्री के ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप बेसिकली देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, पुरातन बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, पुरातन आर्ट की चीज़ें, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की चीज़ें, पेंटिंग्स, पुरानी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब समझते हैं जो ताल पत्तों पे लिखा जाता था, ठीक है, एंशिएंट साइट्स, जो अलग अलग एंशिएंट साइट्स हैं, ये सारे जो है आप देख सकते हो, यू कैन वेरी वेल सी देम, ठीक है। इनटैंजिबल मतलब जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैंग्वेजेस, ठीक है, इसको आप देख नहीं सकते लेकिन यूज़ कर रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है। ट्रेडिशनल स्किल्स, आपके अलग अलग ट्रेडिशनल स्किल्स हैं जो बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार हुआ तो आप देखोगे बहुत बार आयुर्वेदिक इलाज कोई बोलता है, ये इस पत्ते का रस खिला दो, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेडिशनली आ रही हैं, ठीक है। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये सारे जितने भी आर्ट्स हैं वो एक ताल में चलते हैं। और ये ताल कहाँ से आ रहा है भाई साहब? पहले के ज़माने से आ रहा है। तो ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स, तो हमारे जो सोशल कस्टम्स और रिचुअल्स हैं, जैसे गणपति पूजा हो रहा है या लक्ष्मी पूजा हो रही है, ये सारे जितने भी सोशल कस्टम्स और रिचुअल्स हैं, जैसे शादी ब्याह, ये भी एक सोशल कस्टम है। रिचुअल्स मतलब आपके जैसे गणपति पूजा हो रहा है या समझ लो लक्ष्मी पूजा हो रही है, ये सारे जितने भी हैं ये सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब पहले के ज़माने में लोग जिन चीज़ों से ठीक हो जाते थे या जिन चीज़ों को फॉलो करते थे, वो है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज। ये इनटैंजिबल है, इसको आप छू नहीं सकते। ओके, सो आपका इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो आपके ये सब टाइप्स हो गए। द ट्रेंडेंट ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। ओरल मतलब देखो जैसे शिवाजी के पवाड़स जो है, ठीक है, ये एक या हनुमान चालीसा भी भाई साहब एक आपका पहले ओरल रिसाइटेशन है, ठीक है। सो इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, बदल नहीं, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे हेरिटेज का कोई पार्ट है, कोई बिल्डिंग दिख रहा है, कोई आपको पेंटिंग दिख रही है, हिस्ट्री का पार्ट है, आपको दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट अगर कोई ओरल रिसाइटेशन है, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन जस्ट हियर इट। ओके, 2001 कुटियाटम संस्कृत थिएटर केरला, ये जो आपका भाई साहब एक ओरल रिसाइटेशन है, दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, तो आपका जो वैदिक चांटिंग होता है, मतलब जो मंत्र बोले जाते हैं, देखो किसी भी पूजा में जो मंत्र बोले जाते हैं वो वैदिक चांटिंग का ट्रेडिशन है, ठीक है। रामलीला, द ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन नॉर्थ इंडिया, तो जो आपका नाटकीय तौर पे रामायण को प्रेजेंट किया जाता है, दिस इज बेसिकली रामलीला, ठीक है। ये 2005 में रामायण रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गारवाल, ये उत्तराखंड में होता है भाई साहब, ठीक है। ओके, कैलबेलिया folk songs and dances of Rajasthan, so these are some traditions that are there. छाऊ डांस वेस्ट बंगाल झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, ये सब आपके इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। मुदियत अ रिचुअल थिएटर ऑफ केरला, ठीक है। तो आपके अलग अलग देखिए ये डांस फॉर्म्स हैं जो बहुत पहले से आ रहे हैं। बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। संस्कृताना, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर में वैसा भी रिचुअल सिंगिंग, डांसिंग वगैरह का प्रैक्टिस होता है, ठीक है। टू 2014 आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर अमंग द थिएटर्स ऑफ पंजाब, ये भी एक ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। योगा, ठीक है, ये भी आपका एक ट्रेडिशनल वे है। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, अभी हम साइट्स की बात करेंगे जो वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। ये आपका देखिए आगरा फोर्ट है, इसको कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज नो काइंड ऑफ डेमोलिशन ऑफ दिस बिल्डिंग विल हैपन। जितने भी आपके कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं कोई डेमोलिशन नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है। अजंता केव्स को हमने भाई साहब कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। व्हाट एल्स, वेलूर दैट इज एलोरा केव्स को भी हमने कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। ताजमहल को कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, इसको भी कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव,
चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जितने भी आपके चर्चेस हैं कॉन्वेंट्स हैं गोवा में, उन सबको कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। फतेहपुर सीकरी, दिस इज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज कल्चरल हेरिटेज साइट। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, ठीक है, इसको भी कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। खजुराहो टेम्पल्स, दीज हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली। घारापुरी एलिफेंटा केव्स, इनको भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, सो ऑल दीज हैव बीन डिक्लेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, that is Gangai, Kochada Cholapuram and Brihadeshwara and Aryateshwar at Daraswaram, ये सारे भाई साहब आपके ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पद्दाकल, ये सांची स्तूप आपका ट्रेडिशनल साइड है। हुमायूं स्तूप, ठीक है, टॉम कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे दार्जिलिंग में एक ये ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसमें भाई साहब ये टॉय ट्रेन होता है ना, जो आप माथेरान वगैरह में जाते हो उस तरीके का है हिमालयन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, मतलब ये जितने भी पुराने हों इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, दे विल रन एज इट इज़, दे आर रनिंग, ठीक है। द कालका शिमला रेलवे, कालका से लेकर शिमला तक एक ऐसा रेलवे नेटवर्क है जिसको अभी तक भाई साहब डिमोलिश नहीं किया गया है, ठीक है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया में जहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ठीक है, वहाँ पे भी ये है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये सब भाई साहब आपके ऐसे जगह हैं जिनको कल्चरल साइट्स डिक्लेयर किया गया है। शांपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, दिस इज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ कल्चरल साइट, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये हमारा मुंबई CST, ठीक है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, दिस इज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ कल्चरल साइट, ठीक है। ये आपके सारे हेरिटेज साइट्स है पीपल। द जंतर मंतर विच इज एट जयपुर, ठीक है। द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, रानी की वाव, द क्वीन स्टेपवेल एट पट्टन गुजरात, ठीक है। देन आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार, ठीक है। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, ठीक है। द अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी, सो ये सारे आपके हिस्टोरिकल साइट्स डिक्लेयर कर दिए गए। द नेचुरल हेरिटेज बेसिकली होता क्या है, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपका जैसे इंक्लूड्स फौना फ्लोरा इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपका फ्लोरा फौना मतलब क्या हो गया, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ प्लस जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जैसे अगर वेल्स हैं, हिल्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल हेरिटेजेस हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, तो हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना बहुत एसेंशियल है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। उनको नॉलेज मिलता है, उनको भाई साहब विजिटिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऑल दीज आर देयर, ठीक है। यूनेस्को अनाउंस्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशंस, तो यूनेस्को मतलब आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, तो ये आपका एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूएनओ का, एंड इट इज़ बेसिकली अनाउंस्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशंस। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपका कोई मतलब महल नहीं है, वेस्टर्न घाट्स पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसको एक हेरिटेज साइट माना गया है क्योंकि इसके लिए हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आपको जो बारिश मिल रही है ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल घाट्स हैं, और ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से ही बॉम्बे में ज़्यादा करके बारिश रुकती है, वरना तो भाई साहब ये क्लाउड्स आगे चले जाएंगे। तो ये जितना आपको बारिश मिलता है ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से मिलता है, प्लस दे हैव देयर ओन चार्म, ठीक है। कास्ट प्लेटू, सो दीज आर नेचुरल साइट्स, ये आपके नेचुरल हेरिटेज है और यूनेस्को ने इनको हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचर ने दिया है हमको। कास्ट प्लेटू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो these are basically parts of Western Ghats. Jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India's State Department of Archaeology works upon conservation and preservation of the cultural heritage. तो ये जो पूरा कल्चरल हेरिटेज है इसको कंजर्व या प्रिजर्व कौन करता है भाई साहब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियाज स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलग अलग ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये स्टेट डिपार्टमेंट्स भाई साहब इनको कंजर्व और प्रिजर्व करके रखते हैं। इंटैक्ट, दैट इज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड, बहुत एक्टिवली ये पार्टिसिपेट कर रही है इस फील्ड में। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स, कौन कौन से नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक नेचुरल हेरिटेज साइट है, यहाँ मतलब एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, आसाम में लोकेटेड है।
कोलोराडो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ये दुनिया भर के नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। मिक्स्ड में आपका आता है भाई साहब कांचनजोंगा नेशनल पार्क, कांचनजोंगा नेशनल पार्क, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो हिमालयन स्ट्रेच में आता है। Okay, the global agency dash has announced some directives with the objectives of promoting the cultural natural heritage. तो ये आपका यूनेस्को हो जाएगा, सॉरी यूनिसेफ तो आपका चाइल्ड का है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर मुंडिएट, ठीक है, ये तो आपके वजह से जितने भी डांस फॉर्म्स हमने देखे उनका है, ठीक है। सो कलबेलिया ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन उत्तर प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं हम, रामलीला बोलते हैं, है ना, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर, तो आपका भाई साहब जंतर मंतर इनटैंजिबल हेरिटेज नहीं है, जंतर मंतर बेसिकली एक महल है और वो टैंजिबल हेरिटेज है, जो भी आप देख सकते हैं छू सकते हैं वो टैंजिबल होता है। तो कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं अगर, तो वो टैंजिबल हेरिटेज होगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनटैंजिबल हेरिटेज, ठीक है। तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स भाई साहब कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली। जंतर मंतर भाई साहब जयपुर। महाबोधि टेम्पलेक्स कहाँ पे लोकेटेड है भाई साहब, बोध गया। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन चंडीगढ़, ठीक है। प्रीवियसली आर्ट्स बोर्ड क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब, 2020 में पूछा गया है, कल्चरल हेरिटेज आपका टैंजिबल है और इनटैंजिबल है, तो कंपेयर करना है, ठीक है। टैंजिबल हेरिटेज में क्या क्या आ जाएगा, एंशिएंट साइट्स, आर्टिफैक्ट्स मतलब जो आपके आर्ट से बनी हुई चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखे गए हैं, एंड पेंटिंग्स। और इनटैंजिबल में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कहीं पे लिपिबद्ध नहीं है लेकिन ये आ रहा है, मतलब दादा परदादाओं ने इन चीज़ों का यह इलाज किया था, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, जो आपके लोक गीत वगैरह है, ठीक है, और जो लैंग्वेज उस गीत में यूज़ हुआ है। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, तो जितने भी फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हो सोशल कस्टम्स के दौरान। एंड स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस का, ठीक है, सिंगिंग का, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टाइल्स होते हैं इनको भी हम इसी में गिनते हैं, ठीक है। राइट द कॉन्सेप्ट मैप। वेस्टर्न घाट्स, तो आपका भाई साहब वेस्टर्न घाट्स, केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, ठीक है, सेकंड में आ जाएगा भाई साहब आपका सुंदरबंस नेशनल पार्क, थर्ड में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। कोई भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके भाई साहब आ रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया। Explain the statements with reasons. The list of World Heritage Sites is announced by UNESCO. ठीक है, क्यों? क्योंकि हेरिटेज बेनिफिट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो जिन चीज़ों को आप कंजर्व करके आप प्रेजेंट को और फ्यूचर जनरेशंस को, जैसे अगर आपका कोई हेरिटेज साइट है तो उस जगह को उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, और अगर बहुत सारे लोग आएंगे उस जगह में तो उस जगह का इनकम बढ़ेगा, टूरिस्ट इनकम बढ़ेगा, टूरिस्ट इनकम बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कंजर्व सर्टन टाइप्स ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व सर्टन टाइप्स ऑफ कल्चर, कुछ कुछ कल्चर को कंजर्व करने के लिए और नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए। वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लुप्त प्राय होने वाली है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, तो उसको कंजर्व करने के लिए ये यूज़ होता है। प्रोमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, अलग अलग कल्चर्स को और नेचुरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भी यूनेस्को इसको करती है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द की पॉइंट्स। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, तो जितने भी आपके हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं कि भाई साहब हेरिटेज को संभालो, हेरिटेज को लुप्त ना होने दो, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट एनी चार्ज, तो आराम से आप उसको विदाउट एनी चार्ज डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, तो जब कोई हेरिटेज साइट होता है उसको देखने के लिए लोग आते हैं और वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रिकॉशंस, किसी भी हेरिटेज साइट को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस देखने पड़ेंगे, कोई आकर उसको डैमेज ना कर दे। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल को सबसे ज़्यादा इनकम होता है हेरिटेज साइट से, तो लोकल पीपल ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए अपने हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे शुड बी ऑल द मोर इन्फ्लुएंशियल एज वेल एज स्ट्रांगली अपोजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज प्रोसेस दैट माइट बी इनिशिएटेड बाय एनीवन हु कम्स देयर एज अ टूरिस्ट, ठीक है। हाउ कैन बी को रिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आर प्रेजेंट, अप्लाइड हिस्ट्री का भाई साहब हमारे प्रेजेंट से क्या क्या हैं, ठीक है। कनेक्शंस, कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स, तो ये भाई साहब हमारे
प्रेजेंट मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट, और फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अप्लाइड हिस्ट्री का नॉलेज हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। वी इंटेंड टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेलिक्स एज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो हमारे क्रिएटिव थॉट्स और जो ट्रेडिशंस हैं हमारे एंसेस्टर्स के, उसको दिखाते हैं। Our origin is linked with the history, so it is important to preserve and conserve both the visible and invisible relics for our benefit। ठीक है, तो हमारा ओरिजिन भाई साहब हिस्ट्री से लिंक्ड है, तो जो भी विजिबल मतलब टैंजिबल है और जो भी इनविजिबल दैट इज इनटैंजिबल है, उन दोनों को हमको प्रिजर्व रखना पड़ेगा इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रूट्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप भाई साहब। टैंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या क्या आ जाएगा, देखो एंशिएंट साइट्स आ जाएंगे, आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ जाएंगे एंड स्कल्पचर्स आ जाएंगे। ठीक है, अदर टैंजिबल बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट वुड बी इट फॉर टुडे पीपल।